वेलकम बैक गाइस। अपना नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज प्रोसिक्यूशन एंड अरेस्ट। अगेन गाइस, टू डिफरेंट कंसेप्ट। वन इज प्रोसिक्यूशन, वन इज अरेस्ट। दोनों में कंफ्यूज मत होना गाइस। अंडरस्टैंड, अगर एक बंदा कोई ऑफेंसेस कर रहा है, वो ऑफेंस की वजह से गवर्नमेंट को रेवेन्यू कम मिल रहा है, रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, तो ऑफिसर ऑफिसर क्या सोचेगा? ये बंदे को गवर्नमेंट का रेवेन्यू, जो गवर्नमेंट के पैसे है, ये बंदे को वो नहीं देना है, तो इसको this person is stopping the development of the country. It's an economic offense. हाँ, ये बंदे से हम टैक्स रिकवरी करेंगे, इंटरेस्ट रिकवरी करेंगे, पेनल्टी भी लगाएंगे, बट ये बंदे को बाहर रखना डेंजरस है। ये बेटा, इसने जो ऑफेंस किया है ना, वो फैलाएगा, इसको बाहर नहीं रखा जा सकता। दिस पर्सन शुड बी सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स कि भाई अगर आप ऐसा काम करोगे, टैक्स की चोरी करोगे, तो हम आपके अगेंस्ट टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी की रिकवरी करेंगे ही करेंगे, बट इसके ऊपर हम आपको इम्प्रिजनमेंट, हम आपको जेल में भी डाल सकते हैं, और फिर रहो 3 साल तक अंदर, 5 साल तक अंदर। वेन यू आर बिहाइंड द बार, तब आपको अक्ल आएगी। अच्छा, ये प्रोसिक्यूशन सर ऑफिसर कर लेगा क्या? किसी को भी उठा के लेके जाएगा? अरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ लीव। हम राइट ऑफ लीव कैसे कोई ऑफिसर मुझे डाल सकते हैं? नहीं, ऑफिसर नहीं डाल सकता सर। तो ऑफिसर ये कैसे करेगा? आप तो समझना गाइस, प्रोसिक्यूशन कैन ओनली बी डन बाय कोर्ट। आपको जो इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाएगी ना, वो कोर्ट सुनाएगा। सर ये केस कोर्ट में कैसे आएगा? तो ऑफिसर क्या करेगा? असेसी के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल करेगा, दैट विल बी फाइल्ड इन द कोर्ट, और वो कोर्ट को बोलेंगे कि देखो, ये बंदे को बाहर रखना डेंजरस है, इसने ऐसे ऑफेंसेस किए हैं कि इसको ना इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दो। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं गाइस, डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग सेंस, एक एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ। एक बंदे ने किसी का मर्डर कर दिया। अब मर्डर कर दिया तो पुलिस ऑफिसर को, वो बंदे को जब इम्प्रिजनमेंट है, तो कोर्ट देगा उसे इम्प्रिजनमेंट। पुलिस ऑफिसर उसे जेल में डाल देगा, दैट इज टेम्पररी अरेस्ट। और आपने शायद से ये सुना भी रहेगा गाइस, अनलेस एंड अनटिल प्रूव्ड दैट पर्सन एक्यूज्ड इज इनोसेंट। ठीक है, तो वो प्रूव्ड का मतलब क्या? कि वो कोर्ट में प्रूव होगा, तो ऑफिसर सारे सबूत लेके जाएगा कोर्ट में उसकी हियरिंग होगी। कोर्ट अपने वकील जो ऑफिसर ने सारे जो सबूत इकट्ठा किए, एविडेंस इकट्ठा किए, वो सारे सबूत वहां पे पेश किए जाएंगे, और आफ्टर लुकिंग एट इट, कोर्ट इसे इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाएगा। अब ये जो होता है ना गाइस, इसे बोला जाता है ट्रायल। टेक्निकल वर्ड है, शायद से आपने सुना रहेगा, तो ट्रायल। ट्रायल मतलब पहले चार्जशीट फाइल होना, फिर हियरिंग होना, फिर हियरिंग के बाद कोर्ट सजा सुनाएगा, दैट इज एंटायर बेसिकली प्रोसीडिंग्स। इसे ट्रायल बोला जाता है। अब गाइस, एक ऑफिसर क्या सोचेगा, आप समझना गाइस। अगर ये बंदे ने टैक्स की जो चोरी की है, ऑफिसर के पास एविडेंस है, बट अगर ये बंदे को बाहर रखा गया, अगर ये ड्यूरिंग द ट्रायल, अंडर ट्रायल जो है, अगर ये असेसी को बाहर रखा गया, तो ये सारे जो एविडेंसेस है, वो एविडेंसेस डिस्ट्रॉय कर देगा। वो जो विटनेस है, वो अपने जेब में डाल देगा, वो विटनेस को अपने फेवर में कर देगा, हो सकता है। तो सर ये जो एक्यूज्ड है, उसको बाहर नहीं रखा जा सकता अंडर ट्रायल। ड्यूरिंग द ट्रायल ना, ये असेसी को बाहर नहीं रखा जा सकता, तो हम ऑफिसर के पास ये पावर्स भी होने चाहिए कि इसको जेल में डाल दो टेम्पररी पर्पस के लिए, जिसे बोला जाएगा अरेस्ट। अरेस्ट के पावर्स सेक्शन 69 से आएंगे, और इम्प्रिजनमेंट या प्रोसिक्यूशन के पावर सेक्शन 132 से 138 में।
मेन सेक्शन है वो 132 है। तो अरेस्ट ऐसे आपने सुना भी रहेगा गाइस, अंडर ट्रायल अरेस्ट। अच्छा, अपने एक्टर्स को ही ले लो ना बेटा, हम जिसको फॉलो करते हैं यार, आप जिसको फॉलो कर रहे हो, मैं तो नहीं बट आप जिसको फॉलो कर रहे हो, संजय दत्त, सलमान खान। संजय दत्त का एग्जांपल ले लो, जब वो पकड़ा गया था तो पता है आपने वो मूवी देखा रहेगा गाइस, रणबीर कपूर का, वो आया, जैसे ही वो आउटसाइड इंडिया शूटिंग करने गया था, वो जैसे ही इंडिया में आया, वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पे कौन गया था, कौन गए थे रेदर, पुलिस ऑफिसर्स गए थे और बोला था कि ये बंदे को बाहर नहीं रख सकता, मेरे पास अरेस्ट वारंट है, चलो अरेस्ट करके लेके गए। अभी तक प्रूव नहीं हुआ है बेटा, अभी तक प्रूव नहीं हुआ है ऑफेंस, बट कोर्ट में उसकी फिर पेशी होगी, पेशी पेशी पेशी, कोर्ट में वो हियरिंग के बाद कोर्ट तब जैसा सुनाएगा कि हाँ इसको 5 साल की सजा होनी चाहिए, इसको 10 साल की सजा होनी चाहिए, उसके बाद उसको देखा जाएगा कि हाँ अंडर ट्रायल वो पीरियड, वो बंदा कितने पीरियड तक ऑलरेडी जेल में सजा काट दिया था उसने, 2 साल की सजा, और उसको टेक्निकली कोर्ट ने लेट सपोज 5 साल की सजा दी है, तो और 3 साल उसे डालने पड़ेंगे, जेल में गुजारने पड़ेंगे। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन मतलब कोर्ट ने इसे, कोर्ट में प्रूव हो गया कि ये बंदे ने गलत काम किया है, कोर्ट उसे सजा सुनाएगा, दैट इज प्रोसिक्यूशन। अंडर दिस प्रोसेस, अंडर द कोर्ट प्रोसेस, ये बंदे को बाहर नहीं रखा जा सकता, ये डेंजरस है, इसको अंडर ट्रायल अरेस्ट किया जा सकता है, दैट इज सेक्शन 69। ओके, तो गाइस आपने ये सुना रहेगा गाइस कि जब एक पर्सन को अरेस्ट करके लेके जाते हैं गाइस, तो इसे बोला जाएगा एक्यूज्ड। अभी तक ये पर्सन प्रूव नहीं किया गया है, ये अभी तक एक्यूज्ड है। और आपने शायद से ये बहुत बार सुना रहेगा गाइस, जब तक एक असेसी, जब तक एक बंदे को, जब तक एक एक्यूज को प्रूव नहीं किया जाता, तब तक उसे इनोसेंट माना जाएगा। ही विल नॉट बी डीम्ड गिल्टी, ही विल बी डीम्ड इनोसेंट। अच्छा, और अब इसके अगेंस्ट गाइस, ये एक्यूज के अगेंस्ट कोर्ट में चार्जशीट फाइल होगा, जो ऑफिसर रहेंगे वो सारे एविडेंसेस प्रूव, वो एविडेंसेस रखेंगे, एंड वंस कोर्ट में ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो असेसी है इसने गलत काम किया है, तब कोर्ट इसे सब सजा सुनाएगा गाइस, तो इसे कन्विक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इसे बोला जाएगा कन्विक्ट। अगर उसे सजा सुनाई गई, अगर वो प्रूव हो गया ऑफेंसेस, उसे कन्विक्ट किया जाएगा गाइस। यहां तक क्लियर गाइस? तो चलो गाइस, विल स्टार्ट विथ सेक्शन 132। ठीक है, सेक्शन 132 अपना मेन सेक्शन है गाइस, तो अपना थोड़ा सा फोकस रखना इस पे गाइस। चलो, punishment for certain offenses, very important section. Let's start. Whoever commits any of the following offenses, कौन कौन से offenses? First, supplies any goods or services without issue of any invoice in violation of the provision of this act or rules made thereunder with the intent to evade tax. सर वो बंदा सप्लाई कर रहा है, गुड सर्विस सप्लाई कर रहा है, बट इनवॉइस इश्यू नहीं कर रहा है, ये हमने कहीं पे तो देखा था, ये हमने कहीं पे तो देखा था गाइस, सेक्शन 122। यस, अच्छा सेक्शन 122, तो सर यहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है सर? यस हो रहा है, बट सेक्शन 122 में गाइस आपको एक पेनल्टी लगाई जाएगी, आपसे एक मॉनेटरी अमाउंट लिया जाएगा। बट सेक्शन 132 जब हम कर रहे हैं गाइस, तो वो बंदे को जेल की सजा सुना सकते हैं, उतने के पावर्स भी है। तो कोर्ट के पास वो जेल की सजा कब सुनाएंगे? तो अगर एक बंदा ऐसे करते हुए पकड़ा गया, जो सप्लाई कर रहा है बट इनवॉइस इश्यू नहीं कर रहा है। सेकंड, issues an invoice or a bill without supply of goods and services in violation of the provision of this act or the rules made thereunder, leading to wrongful availment or utilization of ITC or refund of tax. सर वो बंदे ने इनवॉइसेस इश्यू किए बट एक्चुअल में सप्लाई नहीं किया सर, ये फेक इनवॉइसेस का मामला है, फेक इनवॉइस, और ये फेक इनवॉइस की वजह से रेसिपिएंट ने क्रेडिट ले लिया सर, उसने आईटीसी ले लिया, रिफंड ऑफ टैक्स ले लिया। यहां पे हम सप्लायर को ट्रिगर कर जाएगा, इस
पॉइंट नंबर बी में, ठीक है। थर्ड, अवेल्स इनपुट टैक्स क्रेडिट यूजिंग इनवॉइस रेफर टू इन बी अबाउ, ये हम रेसिपिएंट को टारगेट कर रहे हैं, उसने ये फेक इनवॉइस के बेसिस पे क्रेडिट ले लिया। या फोर्थ, कलेक्ट्स एनी अमाउंट एज टैक्स बट फेल्स टू पे द सेम टू द गवर्नमेंट बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 3 months। सर जीएसटी के नाम पे वो लोग ने अमाउंट कलेक्ट किया बट गवर्नमेंट को ये पे ही नहीं किया बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 3 months। अच्छा गाइस, ये जो 4 ऑफेंस है ना गाइस, ये जो 4 ऑफेंस है, प्लीज यार मेरे लिए प्लीज इसको राइटिंग में करो ऐसे, ये 4 पे कभी कभी कोई संदेह, कभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कौन कौन से 4 ऑफेंसेस, 132(1), और हम ट्राई करेंगे गाइस सेक्शन सब सेक्शन, प्लीज ये सेक्शन याद रखो गाइस प्लीज। तो सेक्शन गवर्निंग सेक्शन नंबर 132(1) और ऑफेंसेस जो है वो ए बी सी डी करके है। तो पहले जो 4 ऑफेंसेस है जो आपने राइटिंग प्रैक्टिस की रहेगी गाइस अभी, आई होप, प्लीज 4 ऑफेंसेस। पॉइंट नंबर ए, सप्लाई करना, इनवॉइस इश्यू नहीं करना। पॉइंट नंबर बी, फेक इनवॉइस इश्यू करना, एक्चुअल में सप्लाई कुछ भी नहीं करना। पॉइंट नंबर सी, वो फेक इनवॉइस के बेसिस पे रेसिपिएंट आईटीसी ले लेता है। एंड पॉइंट नंबर डी, अगर आप कोई भी अमाउंट कलेक्ट करते हो एज टैक्स एंड यू आर नॉट डिपॉजिटिंग द सेम टू द गवर्नमेंट बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 3 months। ओके, ये 4 हो गए। और कौन कौन से ऑफेंसेस है? और तो बहुत सारे ऑफेंस है, सिर्फ ये 4 नहीं बेटा, और ऑफेंसेस तो बहुत सारे हैं, बट मैं आपको क्यों लिखवा रहा हूं ना, आपको इसको समझ में आएगा गाइस मैं क्यों लिखवा रहा हूं, ठीक है। तो और कौन कौन से ऑफेंस है गाइस? पॉइंट नंबर ई, इवेड टैक्स। कैसे इवेड टैक्स करेगा? आइदर फ्रॉडुलेंटली अवेल आईटीसी, जो आईटीसी नहीं मिलना चाहिए था उसका आईटीसी लेके रखा हुआ है, या फिर फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन्स रिफंड एंड वेयर सच ऑफेंस इज नॉट कवर्ड अंडर अबव। मतलब अगर ऊपर के ऑफेंसेस में कवर नहीं हो रहा है और वो बंदे ने फेक आईटीसी लेके रखा है, फ्रॉडुलेंटली आईटीसी लेके रखा हुआ है, या फ्रॉडुलेंटली रिफंड लेके रखा हुआ है, इन अ वे वो टैक्स इवेड कर रहा है, तो वो यहां पे आ जाएगा पॉइंट नंबर ई में। कैसे याद रखेंगे? 4 तो आपने लिख ही दिया रहेगा, यस। पॉइंट नंबर ई, इवेड। पॉइंट नंबर ई, इवेड टैक्स। पॉइंट नंबर एफ, falsifies or substitute financial records, falsifies or substitute financial records, or produces fake accounts or documents, or furnishes any false information with an intent to evade payment of tax। बेटा उसका इंटेंशन क्या होना चाहिए? यहां पे अगर आप देख रहे हो सेक्शन 122 और 132 में बहुत बड़ा डिफरेंस है। 122 में मेनी ऑफ द टाइम्स विद एन इंटेंट टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं भी लिखा था, बट 132 में ऑलमोस्ट सारे सब प्रोविजंस में वो लोग ऐसा लिखेंगे विद एन इंटेंट टू इवेड टैक्स पेमेंट, बिकॉज एक बंदे को अगर जब जेल में डाल रहे हो तो उसके इंटेंशन गलत होने चाहिए। ओके, अब पॉइंट नंबर एफ में क्या था सर? वो अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है वो गलत दे रहा है, वो फॉल्सिफाइज कर रहा है, या फिर वो फेक अकाउंट्स दे रहे हैं, या फिर उसने ऑफिसर ने कुछ इंफॉर्मेशन मांगी और उसने गलत इंफॉर्मेशन दे दी। सर हम कैसे याद रखेंगे? एफ मतलब फॉल्स, एफ मतलब फॉल्स, फॉल्सिफाइज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फेक अकाउंट्स, फॉल्स इंफॉर्मेशन। पहले 4 राइटिंग, पॉइंट नंबर ई टैक्स इवेजन, पॉइंट नंबर एफ फॉल्सिफाइज रिकॉर्ड्स, पॉइंट नंबर जी obstructs or prevents any officer in discharge of his duties। सर ऑफिसर को उसके काम करने पे रोकना। या फिर पॉइंट नंबर एच, acquires possession of or in any way concerned in transporting, removing, depositing, keeping, concealing, supplying or purchasing any other manner deals with any goods which he knows or has reasons to believe are liable for confiscation। सर ऐसे गुड्स है जो इसको पता है कि ये कन्फेस्केशन के लायबल है, वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना या फिर कंसील करना या फिर डिपॉजिट करना, स्टोर करना, सप्लाई करना, परचेज करना, ऐसे गुड्स के लिए ये पेनल्टी का हमने 122(3) में देखा हुआ था। देन पॉइंट नंबर आर, जैसे ये गुड्स के लिए है, सॉरी पॉइंट नंबर आई, ये गुड्स के लिए है। पॉइंट नंबर आई सर्विसेज के लिए, कोई ऐसी सर्विस जो इन कॉन्ट्रावेंशन दी गई है,
Point number J, tampers with or destroys any material evidence or documents, fails to supply any information which is required to supply under this act, or supplies false information unless with a reasonable belief, the burden of proving which shall be upon him. Okay. सर मटेरियल एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करना या फिर फेल्स टू सप्लाई एनी इंफॉर्मेशन विच वाज रिक्वायर्ड टू सप्लाई. सर उसके रिटर्न्स में कुछ इंफॉर्मेशन देनी थी बट उसने नहीं दी, या फिर सर उसने गलत इंफॉर्मेशन, पर्पसली उसने गलत इंफॉर्मेशन सप्लाई कर दी. दिस इज पॉइंट नंबर जे. पॉइंट नंबर के, attempts to commit or abets the commission of any of the offenses. attempts to commit मतलब अगर ऐसा नहीं है कि आपने ऑफेंस किया तो ही सजा सुनाई जाएगी. अगर आप वो ऑफेंस करने के ट्राई भी कर रहे हो ना, आप अटेम्प्ट भी कर रहे हो, तो भी आपको सजा ही सुनाई जा सजा दिया जा सकता है गाइस. ओके. अच्छा, एक बार गाइस क्विक रिवीजन ऑफ ऑफेंसेस, और ये बार बार मैं आपको करवाऊंगा गाइस. 132(1)A, सप्लाई करना, इनवॉइस इश्यू नहीं करना. पॉइंट नंबर बी, फेक इनवॉइस. पॉइंट नंबर सी, वो फेक इनवॉइस के बेसिस पे क्रेडिट ले लेना. पॉइंट नंबर डी, कलेक्ट अमाउंट एज टैक्स, नॉट मेकिंग पेमेंट बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 3 months. पॉइंट नंबर ई, सर टैक्स इवेड करना. सर आइदर आप फ्रॉडुलेंटली आईटीसी लेके रखते हो, रिफंड ले लिया है, कैसे भी करके टैक्स इवेड करना. पॉइंट नंबर एफ, फॉल्सिफाइज द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, या गलत फेक अकाउंट्स दे देना विद एन इंटेंट टू इवेड टैक्स पेमेंट्स. पॉइंट नंबर जी, ऑफिसर को रोकना. पॉइंट नंबर एच, गुड्स विच आर लायबल फॉर कन्फेस्केशन, उसके रिलेटेड ऑफेंसेस. पॉइंट नंबर आई, सर्विसेज विच आर इन कॉन्ट्रावेंशन, उसके रिलेटेड ऑफेंसेस. पॉइंट नंबर जे, एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करना, टेम्पर करना. एंड पॉइंट नंबर के, attempts to commit of the offense. They shall be punishable. अब सर ये कितने टर्म पीरियड के लिए वो जेल में सजा सुनाई जाएगी, कोर्ट कितने टर्म के लिए देगा, तो इसके लिए वो लोग बोलते हैं देखो, अगर कोई ऑफेंसेस बड़ा ऑफेंस है, बड़ा ऑफेंस, तभी ही जेल की सजा सुनाई जाएगी. या छोटे मोटे टैक्स की चोरी रहेगा ना, छोटे मोटे टैक्स की चोरी, उसके लिए वो बंदे को जेल की सजा सुनाई नहीं जाएगी. यार एक टैक्स की चोरी बड़े अमाउंट के लिए होनी चाहिए, तो वो बड़ा अमाउंट कितना है, तो वो लोग बोलते हैं 1 करोड़. अगर टैक्स की चोरी 1 करोड़ के ऊपर है ना, 1 करोड़ के ऊपर, तभी ही कोई बंदे को कोर्ट जेल की सजा सुनाई दे जाता है. कितना है थ्रेशोल्ड? 1 करोड़. अच्छा, अब जितना बड़ा अमाउंट की चोरी, उतने बड़े ड्यूरेशन का जेल पीरियड. तो वो लोग बोले अगर 1 करोड़ के ऊपर है, अप टू 2 करोड़. अच्छा, ये सब क्लॉज भी याद रखना गाइस. अब सब क्लॉज है पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 रोमन. तो पॉइंट नंबर 3 पहले, अगर 1 करोड़ के ऊपर की चोरी है बट अप टू 2 करोड़, तो जेल की सजा 1 साल के लिए सुनाई जा सकती है, 1 ईयर. अगर 2 करोड़ के ऊपर है, अप टू 5 करोड़, तो जेल की सजा 3 साल तक सुनाई जा सकती है, 3 इयर्स. और अगर 5 करोड़ के ऊपर है तो 5 इयर्स. कैसे याद रखना है, मैंने यहां पे लिखा है 125, 125, 135. 1 करोड़ के ऊपर अप टू 2 करोड़, 1 करोड़ के ऊपर अप टू 2 करोड़ 1 साल, 2 करोड़ के ऊपर अप टू 5 करोड़ 3 साल, 5 करोड़ के ऊपर की टैक्स की चोरी है तो 5 साल. और ये तीनों में गाइस मिनिमम जो रहेगा, मिनिमम दैट इज 6 months. मिनिमम विल बी 6 months. अच्छा, अब वन स्मॉल पॉइंट टू नोट गाइस, ये ऐसा मत बोलना गाइस ये सिर्फ सीजीएसटी का अमाउंट है, बिकॉज आपको डाउट होगा, बिकॉज हम सिर्फ सीजीएसटी का एक्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको लगेगा सर अगर वो बंदे ने 12 करोड़ की चोरी की है, 12 करोड़ की, तो सर लेट्स सपोज 6 करोड़ सीजीएसटी, 6 करोड़ एसजीएसटी,
तो आप बोलोगे 5 साल सीजीएसटी में, 5 साल एसजीएसटी में, टोटल 10 साल, ऐसा नहीं होगा। यहां पे जो अमाउंट्स है वो टोटल मिला के है, तो यहां पे जो है वो टोटल मिला के है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये जो अमाउंट है 5 करोड़, ये सिर्फ सीजीएसटी का अमाउंट नहीं है, ये सी और एस टोटल मिला के है। टोटल मिला के टैक्स की चोरी अगर 5 करोड़ की है, 5 करोड़ के ऊपर की है, इन दैट केस 5 साल की सजा सुनाई जा सकती है। तो एक पॉइंट यहां पे मेंशन किया हुआ है, टैक्स विल इंक्लूड ऑल टैक्सेस, सी एस आई जीएसटी कंपेंसेशन सेस, सब मिला के ये चेक करेंगे गाइस। नेक्स्ट, इन केसेस वेयर he commits or abets commission of offense specified in point number F, G और J। अब बोलो पॉइंट नंबर F क्या होता था? पॉइंट नंबर F मतलब falsifies फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। पॉइंट नंबर G क्या होता था? पॉइंट नंबर G तो सर ऑफिसर को काम करने से रोकना। एंड पॉइंट नंबर J क्या होता था? एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करना। ये जो ऑफेंस है ना, ये दो, और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स वाला, इसके लिए वो लोग बोल रहे हैं मैक्सिमम सजा 6 महीने की रहेगी, इसके ऊपर नहीं। यहां तक क्लियर गाइस? यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। अच्छा, एक बार चार्ट में डील कर सकते हो गाइस? चार्ट तो आपका फेवरेट है गाइस। पहले 4 ऑफेंसेस ए बी सी डी, याद हो गया रहेगा अभी? तो ये 4 ऑफेंस अगर आप कर रहे हो तो कोर्ट क्या देखेगा? कोर्ट देखेगा कि आपने ये चोरी, टैक्स की चोरी कितने अमाउंट की है। अगर 1 करोड़ के ऊपर है अप टू 2 करोड़, तो कोर्ट आपको मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 1 ईयर तक सजा सुनाएगा। और मैं बार बार बोलो बेटा, कोर्ट सुनाएगा, कोर्ट। तो कोर्ट में ये प्रूव होना चाहिए ऑफेंस। अगर टैक्स इवेशन 2 करोड़ के ऊपर अप टू 5 करोड़ है, तो फिर मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 3 इयर्स। और अगर टैक्स इवेशन 5 करोड़ के ऊपर है, तो मिनिमम 6, मैक्सिमम 5 इयर्स। कुछ दिन तो गुजारो जेल में, आओ ये ऑफेंस करके आओ, फिर गुजारो कुछ दिन जेल में, ऐसा हो जाएगा गाइस। ठीक है? अच्छा, सिर्फ ये ऑफेंसेस नहीं है, और भी तो ऑफेंस है। यस सर। तो बाकी के जो ऑफेंस है इसमें मैंने और अब 2 डिवाइड किया है, एफ, जी और जे। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ऑफिसर को रोकना, मटेरियल एविडेंसेस डिस्ट्रॉय करना। इन ऑफेंसेस के लिए आपको इंप्रिजनमेंट जो सुनाई जाएगी वो मैक्सिमम 6 महीने का। और बाकी के जो ऑफेंसेस है, ठीक है, ये जो बाकी के जो ऑफेंसेस है उसके लिए जो पहले का जो हमने चार्ट किया था 135, 125, 135 वाला, वही रहेगा। यहां तक क्लियर गाइस? वेरी गुड। नेक्स्ट, where any person convicted of an offense under this section is again convicted on an offense under this section। बेटा बंदा एक बार कन्विक्ट हो गया, मतलब एक बार ऑफिसर ने इसको कोर्ट में चार्जशीट फाइल की, कोर्ट में उसके लिए ऑफेंसेस प्रूव कर दिए, वो बंदा जेल में गया, जेल में 1 साल, 3 साल, 5 साल जो सजा रहेगी उसने वो काट दी। उसके बाद बाहर आया, फिर से ऑफेंसेस करने लगा, फिर से ऑफिसर ने पकड़ा और बोला यार तेरे को सुधरना ही नहीं है, तू 1 साल, 3 साल, 5 साल तू कोर्ट में जाके आया, सॉरी जेल में जाके आया, अब बाहर आने के बाद तेरे को वापिस वही ऑफेंस करना है। तो इनके इंटेंशन, ये सीरियल ऑफेंडर है, इनको ना सुधरना है ही नहीं। इन दैट केस अब ये लोग बोलेंगे कि अब हम आपके लिमिट्स नहीं देखेंगे, वो 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, वो सब हम नहीं देखेंगे। सेकेंड टाइम जब हम आपको पनिश करेंगे तो 5 साल के लिए पनिश कर सकते हैं।
then he shall be punishable for the second and every subsequent offenses with imprisonment for a term which can extend to 5 years along with fine. जैसे मैं आपको बोल दूं गाइस ये चैप्टर पढ़ लो, बट आप फिर भी नहीं पढ़ोगे, फिर मैं बार बार बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा ये 4 सेक्शन आप लिखो, आप नहीं लिखोगे तो मैं बार बार बोलूंगा, बिकॉज आप सीरियल ऑफेंडर हो, फिर आपको सुधरना है ही नहीं। तो ऐसे केसेस के लिए वो लोग बोलते हैं जब हम सजा सुनाएंगे तो अब हम आपकी लिमिट नहीं देखेंगे 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, नहीं, हम डायरेक्ट 5 साल की सजा सुनाई सकती है। थर्ड, द इम्प्रिजनमेंट referred to in clauses 1, 2 and 3 of subsection 1 and subsection 2 in absence of special and adequate reasons to the contrary to be recorded in the judgment of the court be for a term not less than 6 months. Not less than 6 months. ये क्या पॉइंट है गाइस, हमने पहले ही कर दिया है। ये जो 3 है ना 1, 2 and 3, नॉट 4, 1, 2 and 3, इसके लिए वो लोग बोलते हैं मिनिमम 6 महीने की सजा तो होगी, मिनिमम 6 महीना, नॉट फॉर 4 बिकॉज 4 के लिए आपको जो मैक्सिमम है मैक्सिमम 6 मंथ तक हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, offenses committed under section 132(1)(a), B, C and D and punishable under clause 1. सर ब्रेक डाउन, इतना पॉइंट पहले समझ लो, कौन से ऑफेंस की बात कर रहे हैं गाइस। ये ऑफेंस कमिटेड अंडर 132(1)(a, सप्लाई करना, इनवॉइस इश्यू नहीं करना, या फेक इनवॉइस इश्यू करना, या वो फेक इनवॉइस के बेसिस पे क्रेडिट ले लेना, या कलेक्ट करना अमाउंट एज टैक्स एंड नॉट मेकिंग पेमेंट विद इन 3 मंथ्स। ये 132(1)(a, B, C, D आपने लिखा रहेगा, यस। एंड पनिशेबल अंडर क्लॉज 1, क्लॉज 1 मतलब बड़ी चोरी, बड़ी 5 करोड़ के ऊपर की चोरी की बात कर रहे हैं, वो ऑफेंस वो लोग बोलते हैं इट विल बी कॉग्निसिबल एंड नॉन बेलेबल। कॉग्निसिबल एंड नॉन बेलेबल हम सिंपल याद रखेंगे C प्लस NB। जो ऑफेंसेस कॉग्निसिबल है वो नॉन बेलेबल है NB, और बाकी जो भी ऑफेंसेस है, बाकी जितने भी ऑफेंसेस है 132(1)(a, B, C, D में रहने दो, जहां पे पनिशेबल पॉइंट नंबर 1 में नहीं हो रहा है, ये पॉइंट में नहीं हो रहा है, पॉइंट नंबर 2 में हो रहा है, 3 में हो रहा है, बाकी ऑफेंसेस है, ऑल दैट ऑफेंसेस विल बी नॉन कॉग्निसिबल एंड बेलेबल। अब ये पॉइंट क्या है, ये जब तक हम सेक्शन 69 नहीं पढ़ेंगे ना बेटा, तब तक मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। तो फॉर द टाइमिंग इतना याद रखो गाइस, जो बड़े ऑफेंसेस है, बड़े मतलब 132(1)(a, B, C, D वाले 4 और 5 करोड़ के ऊपर की चोरी, ये 4 जिसमें 5 करोड़ के ऊपर की टैक्स की चोरी है, इन दैट केस दैट ऑफेंस इज नॉन बेलेबल एंड देयरफॉर कॉग्निसिबल। NB है तो C रहेगा, NB प्लस C, नॉन बेलेबल कॉग्निसिबल। बाकी के जो ऑफेंसेस रहेंगे, वो सारे बेलेबल ऑफेंस रहेंगे, एंड बिकॉज वो बेलेबल ऑफेंस रहेंगे दे आर नॉन कॉग्निसिबल। टेक्निकल वर्ड्स है, फॉर द टाइमिंग होल्ड पे रखो गाइस। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6। अच्छा, ये सब पॉइंट याद रहेगा आपको। 132(1) में सारे ऑफेंसेस लिस्ट किए गए हैं, उसकी पनिशमेंट दी गई है, सब पॉइंट 1, 2, 3, 4 में। 132(2) में सब्सिक्वेंट ऑफेंस है, 132(3) में वो 6 महीने तो मिनिमम रहेंगे, वो बात कर रहे हैं। 132(4) में जो सारे ऑफेंसेस रहेंगे, सारे ऑफेंसेस वो बेलेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निसिबल है। बट हां, कुछ ऑफेंसेस, स्पेसिफिक बड़े ऑफेंसेस
दे आर नॉन बेलेबल एंड कॉग्निसिबल. एंड 132(6) में गाइस, a person shall not be prosecuted for any offense unless under this section except with the previous sanction of the commissioner. कमिश्नर का सैंक्शन ऑर्डर चाहिए कि हाँ ये बंदे ने गलत काम किया है, इसको कोर्ट में इसके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल होनी चाहिए. जब तक वो कमिश्नर का प्रीवियस सैंक्शन नहीं आता तब तक ये बंदे को कोर्ट में सजा नहीं सुनाई जाएगी. अच्छा सर, कमिश्नर ने सैंक्शन दिया, सर कमिश्नर ने सैंक्शन दिया, तो क्या एक असेसी ये सैंक्शन के अगेंस्ट एग्रीड होगा? यस, एग्रीड होगा, ऑब्वियसली एग्रीड होगा. तो क्या वो ये ऑर्डर को लेके अपील में जा सकता है? द आंसर इज नो. मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं होगी, आपको पता रहेगा बेटा सेक्शन 121 में ये ऑर्डर जो होता है ये नॉन अपीलेबल ऑर्डर था. यू आर स्मार्ट, आई नो. चलो नेक्स्ट, अब हम गाइस बात करेंगे अरेस्ट की. तो अरेस्ट के लिए गाइस हम दो एग्जांपल से पहले समझेंगे कुछ पॉइंट्स को, ठीक है. अब ऐसे समझो, लेट सपोज आई एम सेइंग एक बंदे ने छोटी मोटी चोरी की है और एक बंदे ने मर्डर किया है. आप समझ सकते हो गाइस, ये दो ऑफेंसेस, ये छोटा ऑफेंस है और ये बहुत बड़ा ऑफेंस है. तो ऑफेंसेस को गाइस दो तरीके में, दो हिस्सों में बांटा जाता है. एक ऑफेंसेस ऐसे रहेंगे जो बेलेबल ऑफेंस है, और कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जो नॉन बेलेबल है. अब व्हाट इज द डिफरेंस? अच्छा, अब देखो यार, बात समझो गाइस. अगर एक बंदा चोरी कर रहा है, ठीक है, और पकड़ा गया, लेट सपोज ऑफिसर ने पकड़ लिया वो बंदे को, चोरी करते हुए पकड़ लिया, तो ये पुलिस ऑफिसर क्या करेगा सर? वो बंदे को उठा के क्या वो जेल में डाल सकते हैं? क्या वो अरेस्ट कर सकते हैं? यस. अगर एक बंदे ने मर्डर किया हुआ है, अब मर्डर किया, लेट सपोज ऑफिसर के सामने ही वो बंदे ने मर्डर किया, तो ऑफिसर क्या वो बंदे को उठा के जेल में डाल सकता है? यस. दिस इज अरेस्ट, दिस इज अरेस्ट. रिमेंबर, ये लोग सजा नहीं सुनाएंगे. सजा कौन सुनाएगा? सजा कौन सुनाएगा? कोर्ट. ये ऑफिसर उसके वो असेसी के अगेंस्ट एविडेंसेस इकट्ठा करेंगे, एविडेंसेस कोर्ट में प्रूव करेंगे, और कोर्ट में जब प्रूव हो गया तब उसको सजा सुनाई जाएगी. बट वो ट्रायल पीरियड के लिए, ये जो ट्रायल में चल रहा है ये पीरियड में असेसी बाहर ना रहे, इसके लिए क्या उसे उठा के जेल में डाल सकते हैं? यस. अरेस्ट कर सकते हैं? यस. अब जब आप अरेस्ट कर सकते हो तो रिमेंबर भाई, यू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ लिव. और अगर एक पुलिस ऑफिसर आपको उठा के लेके जा रहा है, मतलब वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, उसको उसको वो कहने से उसको वो टच कर रहा है. यस. तो गवर्नमेंट या सॉरी लॉ मेकर्स ने क्या इस पहले ही जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तब वो लोग ने पहले ही कुछ ऐसे सोचा था. और आपने सुना रहेगा गाइस, इंडियन पेनल कोड आईपीसी, आईपीसी में गाइस वो लोग ने ऑफेंसेस को दो हिस्सों में बांटा. जब कोई बंदे को अरेस्ट किया जाएगा, अरेस्ट, अरेस्ट, इन दैट केस दैट ऑफेंसेस कैन आइदर बी बेलेबल ऑफेंस और अ नॉन बेलेबल ऑफेंस. अब बेलेबल ऑफेंस मतलब सर असेसी वो पुलिस चौकी जाएगा गाइस, पुलिस स्टेशन जाएगा, बेल मिलना ना गाइस उसका राइट है. ही हैज अ राइट, राइट ऑफ बेल. मतलब क्या होगा, एक बॉन्ड होगा गाइस, बेल के लिए एक बेल बॉन्ड होगा. वो बेल बॉन्ड साइन कर लेगा. हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके रहेंगे, वो पुलिस स्टेशन में जमा कर दे कि वो इंडिया छोड़ के भाग ना जाए, ठीक है, विच कैन आइदर बी पासपोर्ट और जो भी रहेंगे डॉक्यूमेंट्स, वो सारे डॉक्यूमेंट्स दे देंगे. एक बेल बॉन्ड साइन कर लेगा और उसे बेल मिलना राइट है, राइट है. मतलब डायरेक्ट घर पे आ गया, बेल बॉन्ड साइन किया, घर पे आ गया, छूट नहीं गया.
छूट नहीं गया है बेटा। पुलिस ऑफिसर अब इसके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल करेंगे और कोर्ट में इसकी हियरिंग होगी और उसके बाद कोर्ट सजा सुनाएगा, बट तब तक के लिए ये बंदा जेल में नहीं रहेगा, बिकॉज उसने जो ऑफेंस किया है वो ऑफेंस एक बेलेबल ऑफेंस है। समझ रहे हो यहां तक? अच्छा, अगर एक बंदे ने मर्डर करते हुए, ऑफिसर ने मर्डर करते हुए पकड़ लिया, अब मर्डर करते हुए पकड़ लिया, ये ऑफेंस क्या लगता है, बेलेबल रहेगा नॉन बेलेबल? नॉन बेलेबल सर, नॉन बेलेबल मतलब ये एसएससी को सर बेल मिल ही नहीं सकता, बेल मिल ही नहीं सकता, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये वर्ड से कंफ्यूज हो सकता है आपको। यहां पे बेल मिलना एसएससी का राइट नहीं है, इट इज सब्जेक्ट टू द कोर्ट अप्रूवल, इट इज सब्जेक्ट टू कोर्ट अप्रूवल। मतलब सर ये ऑफेंसेस अगर करेंगे ना, नॉन बेलेबल ऑफेंस, इसके लिए इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में वो प्रूव कर सकता है कि अगर वो बाहर रहेगा तो ये इन्वेस्टिगेशन में ही विल नॉट टेम्पर विद। इन दैट केस अगर कोर्ट इज सेटिस्फाइड विद दैट तो फिर इसे बेल देगा। बेल मिलना इज नॉट अ राइट, बेल मिलना इज नॉट अ राइट फॉर अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। यहां पे बेल तभी ही दिया जाएगा जब कोर्ट अप्रूव करेगा। तो सर ये केस में तो सर बेल मिलना तो राइट था, तो ये सिंपल पुलिस चौकी जाएगा, बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करेगा, घर पे आ गया। बट सर यहां पे कोर्ट में कब तक पेश किया जाएगा? तो कोर्ट में विद इन द नेक्स्ट 12 आवर्स, within the next 24 hours, आई एम सॉरी, इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में हियरिंग होगी। हियरिंग विल बी विथ रिस्पेक्ट टू कि ये बंदे को बेल मिलेगा या बेल नहीं मिलेगा। आफ्टर दैट अगर बेल दे दिया तो असेसी घर पे आएगा, अगर बेल नहीं दिया तो वो जेल में ही रहेगा। उसकी हियरिंग, मेन हियरिंग तो गाइस होगी और कोर्ट उसके जजमेंट जो रहेंगे वो बाद में देंगे, बट तब तक के लिए ये बंदा जेल में रहेगा। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा गाइस जब तक मैं एग्जांपल की बात ना करूं तो। आई होप आपको समझ में आ रहा है गाइस मैं क्या, कौन से एग्जांपल की बात कर रहा हूं। ठीक है, आई एम नॉट टेकिंग द नेम ऑफ इट। बंदे ने गाड़ी से उड़ाया, ठीक है, एंड बी प्रैक्टिकल, यू नो मैं किसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, अब कोर्ट इसको लेके गया इन द ऑब्वियसली इन द चार्ज ऑफ मर्डर। ठीक है, अब इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस मतलब कोर्ट में इसकी पेशी होगी, यस, और अब यह डिसाइड किया जाएगा कि इसको बेल मिलेगा या बेल नहीं मिलेगा। और अगर कोर्ट इसे बेल दे देता है मतलब ये घर पे आ जाएगा, और बेल नहीं देगा तो जेल में रहेगा। कोर्ट ने बेल दे दिया था, अब ये क्यों दिया वो सब छोड़ो गाइस, आप कंसेप्ट को समझो। ठीक है, मैं इसका केस फ्लो आपको डील नहीं करवा रहा हूं, कंसेप्ट को समझ लो गाइस इसको, बिकॉज इसके अगेंस्ट जो चार्जशीट फाइल होगी गाइस दैट विल बी अ वीक चार्जशीट। जो एविडेंस प्रूव करने हैं वो कोर्ट में 100% वो प्रूव होना चाहिए बियॉन्ड डाउट कि ये बंदा गिल्टी है। तो वो शायद से नहीं हुआ रहेगा, तो कोर्ट ने इसे बेल दे दिया, और बेल दिया तो ये घर पे आ गया। सर राइफल राइफल रहता है सर घर पे। अब शायद से आपको पता रहेगा टाडा का केस था, टेररिस्ट, और ये केसेस में गाइस बेल मिलना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इसका केस जब कोर्ट में आया तो कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, इसे बेल नहीं दिया जाएगा, और बेल रिजेक्ट कर दी, मतलब ये कोर्ट में ही रहेगा।
ऑब्वियसली वो लोग वापिस वापिस रिक्वेस्ट डालते रहेंगे कि मुझे बेल दे दो, बेल दे दो, तो दैट रिक्वेस्ट विल बी देयर। बट आप कंसेप्ट को समझ रहे हो गाइस, बेलेबल और नॉन बेलेबल। अगर आप ये कंसेप्ट को समझ रहे हो तो जो बेलेबल ऑफेंस है, विजुअलाइज करो, वो इतने इतने डेंजरस ऑफेंसिस वो नहीं है, बट जो नॉन बेलेबल ऑफेंसिस रहेंगे दैट विल बी डेंजरस। अच्छा, जो बेलेबल ऑफेंसिस रहेंगे गाइस, दे आर नॉन कॉग्निसेबल। नॉन कॉग्निसेबल का मतलब क्या, कि अगर पुलिस ऑफिसर को ये बंदे को जेल में डालना है ना सर, तो पुलिस ऑफिसर के पास एक वारंट चाहिए। दे शुड हैव अ वारंट टू अरेस्ट अ पर्सन। और आपने ये सुना भी रहेगा गाइस, अरेस्ट वारंट होता है, राइट? तो अरेस्ट वारंट के विदाउट इन ऑफेंसिस के लिए वो बंदे को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। सर, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, दे आर कॉग्निसिबल ऑफेंस। कॉग्निसिबल ऑफेंस मतलब इसके लिए अरेस्ट वारंट की कोई जरूरत नहीं है, ऑफिसर डायरेक्टली उठा के अरेस्ट कर सकता है। समझो ना यार, ऑफिसर के सामने ही मर्डर हो रहा है, तो ऑफिसर क्या वारंट के लिए रुकेगा क्या, या वो बंदे को जेल में डालेगा? जेल में डालेगा यार डायरेक्टली। So they have the power to directly arrest a person without arrest warrant. विजुअलाइज हो सकता है बेटा? शायद से आप नॉन कॉग्निसेबल और कॉग्निसेबल में कंफ्यूज हो सकते हो। तो आपको कैसे याद रखना है, मैं तो इसको ऐसे याद रखता हूं, जो बेलेबल है एक एन आना चाहिए, एन, वो नॉन कॉग्निसेबल है, और जो नॉन बेलेबल है वो कॉग्निसेबल है। पहले इतना याद रह गया। अब जो बेलेबल है वो छोटे ऑफेंस है, और छोटे ऑफेंस है तो अरेस्ट वारंट होना चाहिए। जो नॉन बेलेबल है वो बड़े ऑफेंसिस है, बड़े ऑफेंसिस है तो अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं है। सिंपल टू रिमेंबर, सिंपल टू रिमेंबर। यहां तक क्लियर गाइस? अब मैं आगे चलू गाइस? देखो कितना सिंपल है, आप समझना बेटा। आई एम सेइंग नॉन बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए वारंट चाहिए, तभी ही अरेस्ट कर सकते हो। अब आई एम सेइंग दिस वाज अ बेलेबल ऑफेंस, तो उसके लिए अरेस्ट वारंट चाहिए। दिस इज नॉन कॉग्निसेबल। ये बंदा बेल लेके ही इज अ फ्री बर्ड, ठीक है? मतलब कोर्ट में सजा होगी वो बाद में होगा बेटा। ड्यूरिंग द ट्रायल वो जेल में नहीं बिताएगा। अच्छा, फॉर कॉग्निसेबल ऑफेंसेस या फॉर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस ऑफिसर डायरेक्ट अरेस्ट करेगा, और विद इन 24 आवर्स कोर्ट में पेशी होगी। कोर्ट में बेल दे दिया तो वेल एंड गुड, बेल नहीं मिला तो जेल में जाओ। और अब जब हम बोल रहे हैं गाइस, इन जीएसटी क्या टैक्स की चोरी करना, क्या ये बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए या नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए? समझना बेटा, हमने कभी किसी का मर्डर नहीं किया है, कुछ हमने ऐसे कुछ नहीं किया है, सिर्फ इकोनॉमिक थेफ्ट है ये। तो सर, टैक्स की चोरी करना, क्या ये बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए? यस, इट शुड बी बेलेबल ऑफेंस एंड इट शुड बी नॉन कॉग्निसेबल, मतलब अरेस्ट वारंट होना चाहिए। बट सर, बहुत बड़े अमाउंट की अगर आपने टैक्स की चोरी की है, मतलब आप गवर्नमेंट को उसके पैसे से अगर आप रोक रहे हो, गवर्नमेंट डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है आपके वजह से, तो गवर्नमेंट बोलता है बड़े ऑफेंसिस के लिए, बड़े टैक्स की चोरी के लिए इट इज नॉन बेलेबल एंड कॉग्निसेबल। और ये कौन सा है ये बता दो प्लीज ये बता दो, कौन से ऑफेंसिस है जो नॉन बेलेबल है और कॉग्निसेबल है? और अगर आप सेक्शन सब सेक्शन के साथ भी बता सकते हो तो बेस्ट है मेरे लिए गाइस। ये कहां पे दिया था? दिस वाज गिवन इन सेक्शन 132(5).
और इसमें कौन से ऑफेंसेस को बोला गया है? तो 132(1) ABCD इन ऑफेंसेस, जब टैक्स की चोरी 5 करोड़ के ऊपर की है तो वो नॉन बेलेबल है, और बाकी जितने भी ऑफेंसेस है वो बेलेबल है। यहां तक क्लियर बेटा? यहां तक क्लियर? अच्छा, अब इसके साथ गाइस सेक्शन 69 को लिंक करो, ठीक है? प्लीज प्लीज फोकस। पहले तो अरेस्ट के पावर नीचे के ऑफिसर के पास रहेंगे या बड़े ऑफिसर के पास? सर बड़े ऑफिसर के पास। तो किसको पावर दिया गया है? कमिश्नर। Where the commissioner has reasons to believe that a person has committed any offense specified in clause A, B, C, D of subsection 1. अच्छा हुआ सर हमने लिख लिया है। which is punishable under clause 1 or 2 of subsection 1. ये तो ठीक है बेटा, ये चार आपको समझ में आ गया। अब पनिशमेंट आपको 1, 2, 3, 4 में दिया था। 1 वॉज 5 करोड़ एंड 2 वॉज 2 करोड़। तो वो लोग बोलते हैं कि अगर वो पनिशेबल है अबाउट 2 करोड़ पे, और अंडर सबसेक्शन 2 मतलब सब्सिक्वेंट ऑफेंस, ही मे बाय ऑर्डर ऑथोराइज एनी ऑफिसर टू अरेस्ट सच पर्सन। बहुत मजा आने वाला है सर। अरेस्ट के पावर्स कमिश्नर एक ऑफिसर को ऑर्डर कब दे सकता है सर? जब एक बंदे ने 132(1) ABCD के ऑफेंसेस किए हैं और उसमें अमाउंट, टैक्स की अमाउंट, चोरी की अमाउंट 2 करोड़ के ऊपर है, तो बंदे को अरेस्ट किया जा सकता है। 1 करोड़ के ऊपर तो क्या अरेस्ट किया जा सकता है? नो। बट क्या कोर्ट में उसे सजा, क्या कोर्ट में फिर भी चार्जशीट फाइल हो सकती है? यस। और कोर्ट उसे क्या सजा सुना सकता है? यस, मैक्सिमम 1 साल की। बट सर जब 2 करोड़ के ऊपर है ना, 2 करोड़ के ऊपर, तो बंदे को अरेस्ट भी किया जा सकता है, और कोर्ट तो पनिशमेंट वो तो अलग ही है। अच्छा, जब कोर्ट आपको सॉरी जब आपको अरेस्ट किया जाएगा, तो मुझे ये बताओ, 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक के अगर आपने टैक्स की चोरी की है, तो क्या वो ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस है? मजा नहीं आ रहा है यार। जब 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक की बात कर रहा हूं मैं, 2 करोड़ से 5 करोड़, तो क्या वो ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस है? यस, इट इज अ बेलेबल ऑफेंस। एंड इज इट अ नॉन कॉग्निसेबल, मतलब क्या अरेस्ट वारंट के साथ ही अरेस्ट किया जा सकता है? यस। तो आपको, अगर आपने ये 4 ऑफेंस की बात कर रहा हूं बेटा, इसके अलावा मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये 4 ऑफेंस के लिए अगर आपने 2 करोड़ के ऊपर की चोरी की है अप टू 5 करोड़, इन दैट केस अरेस्ट वारंट होना चाहिए एंड इट इज अ बेलेबल ऑफेंस। मतलब आप एक बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करोगे, घर पे आ जाओगे, वो ऑफिसर कोर्ट में आपको प्रूव करेगा और आपको कोर्ट सजा देगा, वो बात अलग है। बट सर अगर आपने टैक्स की अमाउंट 5 करोड़ के ऊपर किया है ना सर, तो कोई अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं है, ऑफिसर डायरेक्टली आपको उठा के लेके जाएगा। और ये नॉन बेलेबल है, और नॉन बेलेबल है मतलब मैजिस्ट्रेट के सामने आपकी पेशी होगी विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, और कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपको बेल मिलेगा या बेल नहीं मिलेगा। अगर कोई आपको आइदर इन एमसीक्यू या कोई बाहर, अगर कोई आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता है
कि मैंने टैक्स की चोरी 80 लाख रुपए की है, 80 लाख, तो क्या अरेस्ट किया जा सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। क्या कोर्ट आपको सजा सुना सकता है? नो, नॉट पॉसिबल, बिकॉज 132 में 80 लैक्स के ऑफेंसेस नॉट कवर्ड। अगर आपने टैक्स की चोरी 1.2 करोड़ का किया है, मैं लिख देता हूं, चलो, पहला केस है 80 लैक्स, फिर है 1.2 करोड़, फिर है 2.5 करोड़, फिर है 6 करोड़। एटी लैक्स के लिए अरेस्ट नहीं हो सकता, कोर्ट सजा नहीं सुनाएगा। 1.2 करोड़ के लिए अरेस्ट नहीं होंगे, नहीं हो सकते, कोर्ट आपको सजा सुना सकता है। कोर्ट यहां पे भी सुना सकता है, यहां पे भी सुना सकता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। 2.5 करोड़ के ऊपर है तो अरेस्ट किया जा सकता है, बट इट इज अ बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निसेबल। और 6 करोड़ है तो अरेस्ट किया जा सकता है, इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड कॉग्निसेबल। गाइस क्लियर है ना गाइस? देयर इज एक भी डाउट नहीं होना चाहिए गाइस यहां तक तो आपको। अच्छा, अब आपको समझ में आ रहा है गाइस मैं क्यों 132(1) ABCD लिखने को बोल रहा था? अब इसको अरेस्ट के साथ भी लिंक करवा दो। अगर 1 करोड़ के ऊपर है अप टू 2 करोड़, 1 करोड़ के ऊपर है अप टू 2 करोड़, तो अरेस्ट इज नॉट पॉसिबल। दिस इज बेलेबल नॉन कॉग्निसेबल एंड दिस इज नॉन बेलेबल कॉग्निसेबल। अच्छा, अब एक इंटरप्रिटेशन इश्यू जो आ सकता है, अगर सेक्शन 132(4) देख रहे हो ना, 132(4), तो लोग बोलते हैं बाकी जितने भी ऑफेंसेस है, बाकी जितने भी ऑफेंसेस है वो सारे बेलेबल और नॉन कॉग्निसेबल है। अब बेलेबल और नॉन कॉग्निसेबल की बात तो तभी आएगी ना बेटा जब अरेस्ट के पावर्स रहेंगे। नहीं समझे? नहीं समझे? समझे बेटा, जब कोई बंदे को अरेस्ट किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है, तभी ही बेलेबल और नॉन कॉग्निसेबल की बात आएगी। यस। अच्छा, अरेस्ट कब किया जा सकता है? सेक्शन 69 कब पिक्चर में आ सकता है? जब टैक्स की चोरी 132(1) ABCD में किया गया है और 2 करोड़ के ऊपर है, तभी तो अरेस्ट किया जा सकता है। तो यहां पे अदर ऑफेंस में टेक्निकली क्या आना चाहिए गाइस? टेक्निकली 132(1) ABCD प्लस टैक्स की चोरी अबाउट 2 करोड़ अप टू 5 करोड़। टेक्निकली सिर्फ ये आना चाहिए बेटा, बट इंस्टीट्यूट भी ऐसा ले रहा है कि बाकी कितने भी ऑफेंसेस आपने किए हैं, which can be in point number E also, point number F also, G also, H also, I also, J also, K also, बाकी कहीं पे भी आपने ये ऑफेंसेस किए, बाकी सारे ऑफेंसेस नॉन कॉग्निसिबल बेलेबल है। बट अकॉर्डिंग टू मी बेटा ये पॉइंट का कोई रेलेवेंसी नहीं है, बिकॉज इसके लिए अरेस्ट किया ही नहीं जा सकता। जब अरेस्ट ही नहीं किया जा सकता तो बेलेबल नॉन बेलेबल की बात ही नहीं आनी चाहिए। एनीवेज, जो इंस्टीट्यूट फॉलो कर रहा है आप वो फॉलो करो, ठीक है, इन द आंसर। अच्छा, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जब आप रिवाइज करोगे गाइस क्वेश्चंस, तो आपको समझ में आएगा मैं ये क्या पॉइंट बोला था, इंटरप्रिटेशन क्या पॉइंट बोला था। नेक्स्ट, अब मेरे को बहुत टाइम नहीं लगेगा गाइस, अब आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अगर 5 करोड़ 132(1) ABCD 5 करोड़ के ऊपर है, 5 करोड़ के ऊपर, तो विजुअलाइज करके बोलो इसके बाद प्रोसेस क्या होगा। क्या मैजिस्ट्रेट के सामने इसकी पेशी होनी चाहिए? यस, विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। यस, ये पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है। अगर 132.5 मतलब 5 करोड़ के ऊपर की बात कर रहे हैं,
then officer authorized to arrest person shall inform such person about the ground of arrest and produce him before a magistrate within next 24 hours. और बाकी के लिए कैन आई से बेल मिलना आपका राइट है? यस. सो सब्जेक्ट टू द procedure provisions of code of criminal procedure where a person is arrested for bailable offense, he shall be admitted to bail. He shall be बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करो, आपको बेल मिल जाएगी. और इन डिफॉल्ट ऑफ अ बेल, लेट सपोज वो बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ अमाउंट चाहिए रहेगा, 5,000 10,000 कुछ अमाउंट चाहिए रहेगा. अगर असेसी वो पे नहीं कर सकता, इन डिफॉल्ट ऑफ दैट बेल ही विल बी फॉरवर्डेड टू द कस्टडी ऑफ द मैजिस्ट्रेट. In case of non-cognizable and bailable offence, the deputy commissioner or assistant commissioner shall, for the purpose of releasing an arrested person on bail or otherwise, have the same power and will be subject to the same provision of the officer in charge of a police station. और आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए ये सारे सेक्शंस और सब सेक्शंस मैंने मेंशन किए हुए. क्लियर? Next what we have is section 133. Very simple guys. सर ये तो ठीक है, ये असेसी, ये असेसी सर ये टैक्स की चोरी कर रहा है, पकड़ा गया. सर मेनी ऑफ द टाइम्स ऑफिसर ही कोई इंफॉर्मेशन लीक कर सकता है सर. अच्छा सर ऑफिसर क्यों करेगा सर? ऑफिसर के पास अगर एक कंपनी है, वो रिटर्न्स फाइल कर रहा है और रिटर्न्स फाइल कर रहा है तो वो अपने सेल्स के फिगर सब डिस्क्लोज कर रहा है. अब ऑफिसर के पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो टू इनसाइडर ट्रेनिंग वो कहीं से ये इंफॉर्मेशन लीक कर सकता है क्या? यस. और सर अगर ऑफिसर अगर ये इंफॉर्मेशन लीक करते हुए पकड़ा गया तो सर क्या ऑफिसर को भी जेल की सजा सुनाई जा सकती है? यस. तो उसके लिए वी हैव 133 where any person engaged in connection with the collection of statistics or compilation of computation thereof, or if any officer of central tax having access to the information specified under 150 annual information return, or if a person engaged in connection with provision of service on the common portal or agent of common portal willfully discloses the information or content of any return furnished under the act or the rules otherwise than in execution of the duty for the purpose of prosecution of offense or for the purpose of prosecution of offense, he shall be punishable with an imprisonment which can extend up to 6 months or with a fine which can extend up to 25,000. बहुत सिंपल है बेटा. अगर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जिसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, दे शुड नॉट लीक दैट इंफॉर्मेशन. सर अगर वो इंफॉर्मेशन लीक करते हुए पकड़े गए सर, not in execution of their duty, not for the purpose of prosecution of offense, in that case sir वो ऑफिसर को अगर हम सजा सुनाएंगे तो सर अप टू 6 months ऑफिसर को भी जेल में डाल सकते हैं और फाइन अप टू 25,000. अच्छा सर ऑफिसर को जेल में डालना है तो सर सैंक्शन चाहिए रहेगा. यस. और सैंक्शन सर कौन देगा? अगर कमिश्नर ही इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है तो सर कौन देगा सैंक्शन? तो इसके लिए वो लोग बोलते हैं एनी पर्सन हु इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट shall not be prosecuted under this section except with the previous sanction of the government. और अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, in that case with the previous sanction of the commissioner. Done? Simple? नेक्स्ट 134 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस. कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस का मतलब है सर अगर एक असेसी को आप कोर्ट में डाल रहे हो तो सर कौन से लेवल ऑफ कोर्ट में जाओगे? तो बोले नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट except with the previous sanction of the commissioner, and the court inferior to and no court inferior that of magistrate of first class shall try such offence.
फर्स्ट ऑफ ऑल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, इसके मैजिस्ट्रेट के डिफरेंट क्लासेस होते हैं, वो सब अपने स्टूडेंट लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस। तो मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के वो लेवल ऑफ मैजिस्ट्रेट में आप जाओगे और दे विल फर्स्ट लुक एट सैंक्शन ऑफ द कमिश्नर, ठीक है। सेक्शन 135 प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट। व्हाट इज प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट? सर अगर एक असेसी को, अगर एक एक्यूज्ड को जेल की सजा सुनानी है तो सर वो बंदे का इंटेंशन गलत होना चाहिए था। टैक्स की चोरी करनी, ये उसका इंटेंशन होना चाहिए था। अब ये उसका इंटेंशन है या नहीं है, ये कोर्ट में सर कौन प्रूव करेगा? मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल से लिंक करो गाइस। अगर लेट सपोज एक ऑफिसर है, ऑफिसर को एडजुडिकेशन करना है, ऑफिसर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की बात कर रहा हूं, उसको एडजुडिकेट करना है और 74 में एडजुडिकेट करना है। 74 मतलब वो फ्रॉड का केस होगा, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। इन दैट केस सर अगर ये फ्रॉड किया गया है या विलफुल मिसस्टेटमेंट है, ये कौन प्रूव करेगा? ये कौन प्रूव करेगा? डिपार्टमेंट, बिकॉज डिपार्टमेंट इज एक्यूजिंग द असेसी। तो सर अगर ये असेसी का इंटेंशन गलत है, देयर वाज एन इंटेंशन टू इवेड टैक्स, तो सर ये कौन प्रूव करेगा? कोर्ट में ये कौन प्रूव करेगा? नॉट द डिपार्टमेंट, नॉट डिपार्टमेंट। इसके लिए सेक्शन 135 पिक्चर में आता है और सेक्शन 135 बोलता है कि कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि असेसी का इंटेंशन गलत था, असेसी को प्रूव करना पड़ेगा कि उसका इंटेंशन गलत नहीं था। In any prosecution of an offense which requires a culpable mental state with an intent to evade payment of tax, the court shall presume the existence of such mental state. But it will be the defense for the accused to prove that he had no such mental state with respect to the act charged as an offense in that prosecution. ये assessee को prove करना पड़ेगा कि उसका गलत इंटेंशन नहीं था। गाइस क्लियर विद सेक्शन 135? एक बार पढ़ लो गाइस, वेरी सिंपल इट इज। नेक्स्ट सेक्शन 136। सर व्हाट इज सेक्शन 136? सर कोर्ट में ऑफेंसेस प्रूव करने के लिए क्या कोई विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा सकते हैं? यस। अच्छा कोर्ट में ही हो गया तो वेल एंड गुड सर, बट मेनी ऑफ द टाइम्स ऑफिसर के सामने भी हो सकता है ये। अब सर ये जो स्टेटमेंट लिया गया था वो कोर्ट में रेलेवेंट है या नहीं है? अच्छा ये रेलेवेंट है या नहीं है, इसका मैं क्या बोल रहा हूं, पॉइंट समझना गाइस। लेट सपोज मैं बोला हूं दिस इज अ विटनेस, ठीक है, ये विटनेस है। अब ऑफिसर ने क्या किया रहेगा गाइस, ये विटनेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए रहेंगे, यस, और ये वो कोर्ट में लेके जाएंगे। अच्छा कोर्ट में ना गाइस ऑफिसर के सामने, पुलिस ऑफिसर के सामने स्टेटमेंट दिया गया है, दैट इज नॉट एन एक्सेप्टेबल एविडेंस, दैट इज नॉट एन एक्सेप्टेबल एविडेंस। अगर ये विटनेस कोर्ट में जाके प्रूव कर देता है, अगर कोर्ट में बोल देता है, दैट इज एन एविडेंस। पुलिस ऑफिसर के सामने या जीएसटी ऑफिसर के सामने आपने स्टेटमेंट पास कर दिया, तो दैट स्टेटमेंट इज नॉट एन एविडेंस इन द कोर्ट। सर ऐसा क्यों? बिकॉज आपको पता रहेगा गाइस पुलिस ऑफिसर कैसे स्टेटमेंट निकालते हैं, 3D 4D टॉर्चर, ये सब क्या होता है ये सब आपको पता रहेगा यार, कौन सी ट्रीटमेंट वो लोग देते हैं। तो पुलिस ऑफिसर के सामने एक बंदे ने स्टेटमेंट दे दिया ना, दैट इज नॉट एन एविडेंस। अच्छा सर इसने ऑफिसर के सामने सर एविडेंस दिया, स्टेटमेंट दिया। अब हो सकता है सर कि ये विटनेस मर गया हो, या ये विटनेस सर किडनैप किया जा सकता है, यू नेवर नो। तो सर इसने स्टेटमेंट दिया था, बट सर आज के डेट में ये कोर्ट में पेश नहीं हो सकता सर। तो क्या उसका जो स्टेटमेंट है क्या वो रेलेवेंट माना जाएगा? द आंसर इज यस। सेक्शन 136 ये बोल रहा है।
मैं नेक्स्ट पेज पे जो डायग्राम है उसके करवाता हूँ गाइस, सिंपल रहेगा। मैंने बोला ये विटनेस है, इसने देखा था, विटनेस है, इसने स्टेटमेंट दिया था एंड उसने उसको साइन किया था, या समन इश्यू किया था तब उसने स्टेटमेंट दिया था, या ड्यूरिंग इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स उसने स्टेटमेंट दिया था। दिस विल बी कंसिडर एज रेलेवेंट in a case where this witness is dead, या he cannot be found, या फिर he is kept out of the way by the adverse party, किडनैप किया जा सकता है, whose presence cannot be obtained without an amount of delay or expense. इन दैट केस अगर ये विटनेस कोर्ट में नहीं आना चाहता, ये नहीं पेश किया जा सकता, इन दैट केस उसका ये जो स्टेटमेंट पास किया था वो रेलेवेंट माना जाएगा। I don't foresee a question on this guys. एक बार आप पढ़ लेना सेक्शन 136, ठीक है। अच्छा यहां तक गाइस क्विक रिवीजन करा सकते हो क्या? बहुत टाइम हो गया यार, हम बात कर रहे हैं सेक्शन 132। सर सेक्शन 132 में सारे ऑफेंसेस को लिस्ट किया गया था और जितने अमाउंट की चोरी है सर उतने का कोर्ट जेल की सजा सुना सकता है, इंप्रिजनमेंट की सजा। सेक्शन 133 सर अगर ऑफिसर वो अब इंफॉर्मेशन लीक कर देना सर तो ऑफिसर को जेल की सजा हो सकती है। 133 134 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, मतलब मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ये मैटर सुनेगा। 135 कल्पेबल मेंटल स्टेट, और कोर्ट प्रिज्यूम करेगा आपका इंटेंशन गलत था, एक्यूज को प्रूव करना पड़ेगा कि उसका गलत इंटेंशन नहीं था। 136 रेलेवेंसी ऑफ द स्टेटमेंट। ओके नेक्स्ट सेक्शन 137 ऑफेंस बाय कंपनीज, फर्म, एचयूएफ, एओपी, बीओआई। मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है बेटा। अगर कोई कंपनी गलत काम कर रहा है, टैक्स की इवेजन कर रहा है, तो सर जेल में डालना है, इंप्रिजनमेंट करना है, तो किसको इंप्रिजनमेंट करेंगे? कंपनी को तो नहीं करेंगे ना, वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है, इट्स अ क्रिएशन ऑफ द लॉ। तो सर किसको जेल में डालेंगे? सो दे विल लिव द कॉर्पोरेट विल, और इसमें जो डायरेक्टर्स रहेंगे, जो ऑफिसर्स रहेंगे हु आर इन चार्ज, इनको जेल में डालेंगे। पार्टनरशिप फॉर्म रहेंगे तो पार्टनर्स को डालेंगे, मेंबर्स को डालेंगे। ऑब्वियसली अगर वो डायरेक्टर, अगर वो पार्टनर, अगर वो प्रूव कर देता है कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं था, इन दैट केस उसको प्रोसिक्यूशन नहीं किया जाएगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ विकेरियस लायबिलिटी। आप पढ़ लेना गाइस, ये आपके लेवल पे आपको समझ में आ जाएगा गाइस, नथिंग इज डिफिकल्ट इन दिस। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज सेक्शन 138 कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 138 व्हाट इज दिस सर? सर देखो ऑफिसर ना सर, ऑफिसर असेसी के पास आया, ऑफिसर ने चेक किया इसने तो बहुत बड़ी चोरी की है, इसने बहुत सारे फेक इनवॉइसेस इशू किए हैं। लेट सपोज अमाउंट है 10 करोड़ का। अब 10 करोड़ का है तो ऑफिसर ने इसको बोल दिया कि भाई तेरे अगेंस्ट, असेसी ने बहुत ट्राई किया खिलाने की बट नहीं माना। ऑफिसर बोला भाई तेरे को तो ना मैं जेल में डालूंगा। ये बंदा ठीक है, ये बोलेगा तुझे जो उखाड़ना है उखाड़, होता है ना बेटा ईगो। तो असेसी बोला उसको जो उखाड़ना है, ऑफिसर को जो उखाड़ना है उखाड़। तो ऑफिसर, वैसे ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, विदाउट अरेस्ट वारंट भी इसको उठा के लेके जा सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। अरेस्ट कर दिया कोर्ट में, अब इसके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल होगी। अब सर ये असेसी की फटी, अब इसको रियलाइज हो गया कि यार ये तो मैंने क्या कर दिया यार, मेरे को जेल में सजा, कोर्ट मुझे माफ नहीं करेगा। कोर्ट में ऑफिसर सारे प्रूफ, सारे एविडेंस उसके उठा के लेके गया था। तो
वो सारे एविडेंसेस कोर्ट में पेश किया जाएगा, कोर्ट उसे सजा सुनाएगा, उसको पता है गाइस उसका केस वीक है। तो क्या वो ऑफिसर को बोल सकता है कि प्लीज प्लीज आपने ये जो केस फाइल किया है, आपने कोर्ट में ये जो केस फाइल किया है, प्लीज इसे वापस ले लो, जो भी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जो अमाउंट आप बोलोगे मैं वह पे करने को रेडी हूं, प्लीज आई डोंट वांट टू स्पेंड 5 years इन जेल, मैं सुधरने की कोशिश करूंगा, आप मुझे एक मौका देखो तो मैं सुधरने की कोशिश करूंगा, मेरी फैमिली है। हो सकता है क्या ऐसा सब? यस। तो इसके लिए सेक्शन 138 क्या बोलता है कि अगर वो असेसी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, अगर वो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पे करने को रेडी है, नॉट ओनली दिस, उसने ऑफिसर को परेशान किया, ऑफिसर ने इसके अगेंस्ट कोर्ट में अपनी चार्जशीट फाइल कर दी, अब वो चार्जशीट वापस लेनी पड़ेगी, वो केस वापस लेना पड़ेगा, तो ये सब मेहनत की है। अगर ये असेसी रियल में सुधरना चाहता है तो केस वापस लेने के लिए हम आपसे एक फाइन लेंगे, एक कंपाउंडिंग अमाउंट लेंगे, और अगर आप ये फाइन पे करने को रेडी हो, इन दैट केस हम डिपार्टमेंट बोला है कि हमने आपके अगेंस्ट जो कोर्ट में केस फाइल किया है वो वापस ले लेंगे और हम आपको सुधरने का एक मौका देंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग गाइस। इसको टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पे के छोड़ नहीं जाना है बेटा, ठीक है? इसको और एक अमाउंट पे करना पड़ेगा विच इज एन कंपाउंडिंग अमाउंट, कंपाउंडिंग फीस भी पे करवाएंगे, एक बड़ी सी पेमेंट करवाएंगे इसके पास से, इसको रियलाइज होनी चाहिए इसकी गलती। ओके, कौन से ऑफेंसेस कंपाउंड हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते? दिस इज पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट में either before or after the institute of prosecution be compounded by the commissioner on payment by the person accused of an offence to the central government or the state government of such compounding amount in the prescribed manner। पहले तो ये बताओ बेटा कौन से ऑफेंस यहां तक हो सकते हैं, तो वो लोग ने बोला एनी ऑफेंस, वैसे आप देखोगे तो वाइड है एनी ऑफेंस, बट हाँ ये ऑफेंसेस नहीं हो सकते, नॉन कंपाउंडिंग ऑफेंस नहीं हो सकते, तो बाकी सारे हो सकते हैं। अच्छा बाकी सारे सर, दिस इज ऑफिसर, दिस इज असेसी, दिस इज कोर्ट। सर ये ऑफेंसेस, क्या ये ऑफिसर ने कोर्ट में केस पेश कर दिया, उसने चार्जशीट फाइल कर दी, तो क्या उसके बाद भी सर जब प्रोसिक्यूशन का केस डाल दिया गया है क्या फिर भी हो सकता है? द आंसर इज यस, आइदर बिफोर द इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोसिक्यूशन और आफ्टर द इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोसिक्यूशन। मतलब इवन दो कोर्ट में ये केस डाल दिया है उसके बाद भी कंपाउंडिंग पॉसिबल है, बट अगर ये असेसी इसने चार्जशीट फाइल कर दी, उसको लग रहा है कि कोर्ट में वो प्रूव हो सकता है कि वो गिल्टी नहीं है, तो हियरिंग हुई, हियरिंग होने के बाद असेसी प्रूव नहीं कर पाया तो कोर्ट ने इसको इंप्रिजनमेंट की सजा दे दी, अब क्या इसके बाद वो कंपाउंडिंग कर सकता है? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। देखो बेटा नॉन कंपाउंडेबल मैटर्स में पॉइंट नंबर डी, a person who has been convicted for an offense under this act by the court। तो एक क्वेश्चन गाइस आपको इसके रिलेटेड पूछ सकते हैं कि कंपाउंडिंग कब पॉसिबल है, तो बिफोर और आफ्टर द इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोसिक्यूशन, बट नॉट आफ्टर कन्विक्शन बाय द कोर्ट। यहां तक क्लियर बेटा? नेक्स्ट,
और कौन कौन से नॉन कंपाउंडेबल है, तो लोग बोलते हैं एनी अदर क्लास ऑफ ऑफेंस एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, नथिंग हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड, तो ठीक है चलो वो बाद में प्रिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट क्या है सर, अ पर्सन हु हैज बीन एक्यूज्ड नॉट कन्विक्ट। अगर यहां पे आप कन्विक्ट लिख दो बेटा, कितना गलत मीनिंग हो जाएगा इसका, एक्यूज्ड, ठीक है, एक्यूज्ड, अ पर्सन हु हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस स्पेसिफाइड इन क्लॉज जी और क्लॉज जे, करेक्ट कर देना, क्लॉज जे और क्लॉज के ऑफ सबसेक्शन 132(1), जी, जे एंड के। जी मतलब ऑफिसर को काम करने से रोकना गाइस, जे टेम्परिंग एविडेंस, अच्छा ये थोड़ा सा गलत कर रहा है, ये ना के है और ये एल है, ठीक है, तो जी मतलब ऑफिसर, जे मतलब टेम्परिंग मटेरियल एविडेंसेस एंड के मतलब गलत इंफॉर्मेशन देना। तो अगर आप इन ऑफेंसेस के एक्यूज्ड हो तो फिर आपको कंपाउंडिंग नहीं मिलेगा, दैट इज पॉइंट नंबर ई। पॉइंट नंबर सी, a person who has been accused of committing an offense under this act which is also an offense under any other law. Guys, you are accused of committing an offense in GST और आप दूसरे भी कोई लॉ में आप एक्यूज हो तो फिर आपको कंपाउंडिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अब ए और बी साथ में गाइस, अ पर्सन हु हैज बीन अलाउड टू कंपाउंड वंस in respect of any of the offense committed under 132(1) A to F and the offense which are reliable to these offenses। अगर 132(1) A to F, A से लेके F तक अगर इन ऑफेंसेस के लिए आपने कमिट किए हुए हैं गाइस, यू हैव बीन ऑलरेडी कंपाउंडेड वंस, ठीक है, एक बार आपने ऑफेंस किया, आपको जेल में डालने की, कोर्ट में प्रोसिक्यूशन के लिए केस आ गया है आपका, आपने एक बार कंपाउंड कर दिया, एक बार कंपाउंड करने के बाद भी अगर दूसरी बार अगर आप करते हुए पकड़े गए इन ऑफेंसेस को तो फिर आपको कंपाउंडिंग का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। मतलब इन ऑफेंसेस के लिए कैन आई से यू कैन कंपाउंड ओनली वंस, दोबारा नहीं कर सकते। ये 3 ऑफेंस के लिए अगर आप एक्यूज्ड हो तो आपको कंपाउंडिंग का ऑप्शन दिया ही नहीं जाएगा। 132(1) A B C D E F इन ऑफेंसेस के लिए आपने एक बार कंपाउंडिंग कर दिया है लाइफ में तो दोबारा नहीं कर सकते। या फिर अ पर्सन हु हैज बीन अलाउड टू कंपाउंड वंस in respect of any offense other than specified in clause A above or under the provision of any SGST or IGST in respect of supply of value exceeding 1 crore। अगर बाकी के कोई ऑफेंसेस है गाइस और एक बार आपने कंपाउंड कर दिया है तो दोबारा आपको नहीं मिलेगा अगर आपने वैल्यू सप्लाई जो किया है वो 1 करोड़ के ऊपर के सप्लाईज किए हुए। ऐसे याद नहीं रहेगा गाइस, थोड़ा सा सिंप्लीफाई मैं आपको कर दूं गाइस। तो यहां तक का मैं आपको एक समरी दे देता हूं, आप ट्राई करना गाइस। बिफोर प्रोसिक्यूशन या ड्यूरिंग प्रोसिक्यूशन इन टाइम पे कंपाउंडिंग कर सकते हो। अगर एक बार कन्विक्ट कर दिए फिर आप कंपाउंडिंग नहीं कर सकते। अच्छा, किन ऑफेंसेस के लिए कंपाउंडिंग नहीं पॉसिबल है सर, तो समझना, अगर आप एक बार आपने कंपाउंडिंग कर दिया है फॉर 132(1) A to F तो दोबारा कंपाउंडिंग नहीं मिलेगा। और बाकी के अगर कुछ ऑफेंसेस है जिसके लिए आपने एक बार कंपाउंड कर दिया है और दूसरी बार में आए आप, तो तभी नहीं कर सकते जब आप वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सीड्स 1 करोड़ है, एल्स कर सकते हो। नेक्स्ट, इफ यू आर एक्यूज्ड ऑफ इन 2 थिंग्स, आपने जीएसटी में भी ऑफेंस किए हैं और वो ऑफेंस दूसरे लॉ में भी आपने ऑफेंसेस किए हुए हैं, एंड यू आर एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग जी, जे एंड के,
इन ऑफेंसेस। 2 पॉइंट एक्यूज्ड के, 2 पॉइंट दोबारा कंपाउंडिंग के, दोबारा ऑलरेडी एक बार तो कर दिया है, दोबारा आ रहे हो। ठीक है गाइस, यहां तक क्लियर हो गया गाइस? वेरी गुड। Any compounding allowed under provision of this section will not affect the proceedings if any instituted under any other law. बाकी के लॉस में आपके कोई इंपैक्ट नहीं होंगे अगर आपने यहां पे कंपाउंड, तो अदर लॉस विल रिमेन अनअफेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट, कंपाउंडिंग शैल बी अलाउड ओनली आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी। ऑब्वियसली आपके इंटेंशन देख रहे हैं, अगर आप टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पे करने को रेडी हो और आपको कंपाउंडिंग अमाउंट पे करना पड़ेगा, कंपाउंडिंग फीस पे करना पड़ेगा। सर कंपाउंडिंग फीस कितना पे करना है? तो द अमाउंट ऑफ कंपाउंडिंग shall be as much prescribed subject to a minimum amount of 10,000 or 50% of the tax involved, whichever is higher, and maximum amount of 30,000 or 150% of the tax, whichever is higher. कहना इसे आपको एक मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट, एक लिमिट दिया गया है, और ये लिमिट सर कौन प्रिस्क्राइब करेगा? सर कमिश्नर विल प्रिस्क्राइब कि उसे कितना पेमेंट करवाना है। ठीक है ना, कमिश्नर विल डिसाइड द कंपाउंडिंग अमाउंट। तो सर कमिश्नर मिनिमम कितना कंपाउंडिंग अमाउंट मांगेगा? मिनिमम, तो लोग बोलते हैं मिनिमम विल बी 10,000 और 50% ऑफ द टैक्स। इसमें जो हायर है ना, जो हायर है उतना तो मिनिमम होगा, जनरली वो 50% ऑफ टैक्स ही रहेगा। एंड मैक्सिमम कितना? तो इंटू 3 टाइम्स 30,000 और 150% ऑफ द टैक्स विच एवर इज हायर। ये लिमिट में हो सकता है। तो सपोज मैं बोलूं कि टैक्स अमाउंट इज लेट सपोज 3 करोड़, ठीक है, टैक्स अमाउंट इज 3 करोड़, उतने की चोरी है और आपके अगेंस्ट केस डाला गया है और आपको कंपाउंडिंग अमाउंट पे करना है, तो कमिश्नर कितना बोल सकता है? मिनिमम विल बी 1.5 करोड़ एंड मैक्सिमम विल बी 4.5 करोड़। इतने तक का कंपाउंडिंग अमाउंट वो आपसे मांग सकता है। सर इतना ज्यादा अमाउंट क्यों? आपको रियलाइज होना चाहिए आपकी मिस्टेक। आपसे 3 करोड़ का टैक्स लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, पेनल्टी लेंगे, विच विल ऑल्सो बी जनरली 100% ऑफ द टैक्स, इतना तो लेंगे, प्लस कंपाउंडिंग अमाउंट विद इन दिस लिमिट्स आपसे लिया जाएगा। तो आपको रियलाइज होगा कि यस आपने कितनी बड़ी चोरी की है। और एक बार अगर आप कंपाउंडिंग फीस पे कर देते हो, आपको 30 डेज की टाइम लिमिट दी जाएगी। 30 डेज में अगर आप पे कर देते हो तो इसके बाद कोई प्रोसीडिंग्स नहीं होगी और प्रोसीडिंग्स कंक्लूड की जाएगी, कोर्ट से केस वापस लिया जाएगा, बात खत्म हो जाएगी गाइस। दैट इज कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। ऑन पेमेंट ऑफ सच कंपाउंडिंग अमाउंट एज मे बी डिटरमाइंड, नो फर्दर प्रोसीडिंग्स shall be initiated under this section, under this act, and no further proceedings shall be initiated under this act against the accused person in respect of the same offence, and any criminal proceedings if already initiated shall stand abated. I hope you are clear with section 138 guys. तो एक बार क्विकली सेक्शन 132 से गाइस, सेक्शन 132 सर वो सारे ऑफेंसेस की लिस्ट दी थी, कोर्ट कब इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाएगा। 133 सर अगर ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही ऑफेंसेस करते हैं तो उनको भी जेल में डाल सकते हो। 134 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। 135 प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट। 136 रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट। 137 प्रिंसिपल ऑफ विकेरियस लायबिलिटी। 138 कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। सेक्शन 69 पावर टू अरेस्ट। और अगर मैं एक बार आपको गाइस सेक्शन पीछे के सेक्शन से अगर आप एक बार वापस याद दिला दो गाइस, तो सेक्शन 59 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सेक्शन 59 सेल्फ असेसमेंट, सेक्शन 60 प्रोविजनल असेसमेंट, सेक्शन 61 स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स, सेक्शन 62 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, 63 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन, सेक्शन 64 समरी असेसमेंट।
Section 65 general audit, departmental audit. Section 66 special audit. Section 67 during the inspection search seizure. Section 68 during the movement अगर इंस्पेक्शन करना है वो पावर. Section 69 power to arrest. Section 70 power to issue summon. Section 71 assess to business premise. Section 72 other officers के पास other officer has to assess GST officer. Section 73 show cause notice, demand order for non-fraud cases. Section 74 fraud cases. Section 75 general principle for show cause notice. Section 76 amount collected in the name of tax. Section 77 wrong collection of GST. Section 78 ऑफिसर को सर कितने टाइम पीरियड के लिए रुकना पड़ेगा? 3 months. Section 79 मोड्स ऑफ रिकवरी 6 तरीके होते थे सर. सेक्शन 80 अगर असेसी को इंस्टॉलमेंट में पे करना है तो इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी दिया जा सकता है. सेक्शन 81 अगर असेसी उसके प्रॉपर्टीज ट्रांसफर कर देता है तो वो सारे प्रॉपर्टी ट्रांसफर को वॉइड माना जाएगा. सेक्शन 81. सेक्शन 82 टैक्स विल बी द फर्स्ट चार्ज ऑफ द प्रॉपर्टी. सेक्शन 83 प्रोविजनली अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर 1 year. सेक्शन 84 कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स एंड वैलिडेशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स. सेक्शन 85 अगर बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हो तो लायबिलिटी किसके पास से रिकवर की जाएगी? सेक्शन 86 एजेंट जब आगे बेचेगा इन दैट केस क्या होगा? सेक्शन 87 अमैलगमेशन और मर्जर विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, इसमें क्या होने वाला है? सेक्शन 88 लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी. सेक्शन 89 डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. सेक्शन 90 पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स. सेक्शन 91 92 इंपॉर्टेंट नहीं होते थे. 93 94 वो बिजनेस अगर ट्रांसफर कर दिया, डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर या पार्टीशन ऑफ द HUF AOP, उसमें क्या होने वाला है? सेक्शन 95 से लेके सेक्शन 106 एडवांस रूलिंग. सेक्शन 107 फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, फर्स्ट अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी. सेक्शन 108 रिविजनल अथॉरिटी. 109 110 111 अपीलेट ट्राइब्यूनल सेटअप किए थे. 112 अपीलेट ट्राइब्यूनल. 113 ऑर्डर्स ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल. 114 relevant नहीं था. 115 अगर फर्स्ट और सेकेंड लेवल ऑफ अपील में केस जीत गए तो आपको प्री डिपॉजिट रिफंड मिलेगा विद इंटरेस्ट. 116 ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव. 117 हाई कोर्ट. 118 सुप्रीम कोर्ट. 119 हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पूरा पे करके जाना है. 120 डिपार्टमेंट कैन नॉट गो इनटू अपील बिकॉज ऑफ मॉनेटरी लिमिट्स. 121 नॉन अपीलेबल ऑर्डर. 122 उसमें सर सारी पेनल्टी लिस्ट कर दी गई थी. 123 इंफॉर्मेशन रिटर्न टाइम पे नहीं देते तो पेनल्टी. 124 स्टैटिस्टिक्स रिटर्न नहीं देते तो उस पे पेनल्टी. सर उसको वेव ऑफ नहीं किया जा सकता. 125 जनरल पेनल्टी. 126 सब पेनल्टी अगर डिस्क्रिशनरी पेनल्टी है तो सर ऑफिसर को क्या प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ेंगे? 126 127 सर अगर असेसी के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही है तो अगर उसके पेनल्टी लगानी है तो सर कैसे लगाएंगे? 127 128 पावर टू वेव ऑफ पेनल्टीज. 129 डिटेंशन ड्यूरिंग द मूवमेंट अगर ई वेबल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इंस्पेक्शन गुड्स की प्रॉपर नहीं है तो डिटेंशन किया जा सकता है. 130 कन्फेस्केशन. 131 कन्फेस्केशन विल नॉट इफेक्ट अदर प्रोसीडिंग्स. 132 से 138 आपको पता है. बेटा ताली बजा रहे हो यार, बजा तो दो एक बार. क्या डिफिकल्ट है यार, क्या डिफिकल्ट है मुझे बोलो ना यार. प्रॉपरली करोगे, लेक्चर प्रॉपर देखोगे, डोंट FF, आराम से देखो, प्रॉपर देखो. आप नोट्स पढ़ लो, अपने पास जो क्वेश्चन मैन्यूल है क्वेश्चन मैन्यूल करो गाइस. जितना करोगे आप प्रॉपरली करोगे यू विल गेन कॉन्फिडेंस. थैंक यू गाइस.